हाँ जी दोस्तों, तो अब हमारे पास आता है केस स्टडी वाला सेशन। इसके अंदर बेसिकली आपके पास कह सकते हैं कि 5 और 2 एडिशनल मतलब 7 क्वेश्चंस हैं। एक पार्ट है, फटाफट से इसी वीडियो के अंदर रैप अप हो जाएगा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। 7 क्वेश्चन में भी कहा जाए तो पहला क्वेश्चन इसके इन्होंने 5 पार्ट बना दिए हैं। फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है डिस्कस द फॉलोइंग सिचुएशन इन द लाइट ऑफ डिपॉजिट प्रोविजंस एज कंटेन्ड इन कंपनीज एक्ट 2013 एंड कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इनके ऊपर डिस्कशन करने कह रहा है, सारी सिचुएशन बता दी। सिचुएशन नंबर 1, Samit, one of the director of Zar Technology Private Limited, a startup company, requested his close friend Ritesh to lend to company 30 lakhs in a single tranche by way of convertible note। उसने कहा कि भैया अपने दोस्त से कि 30 लाख रुपए मुझे दो, एक कन्वर्टेबल नोट के बदले, रिपेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इश्यू। एडवाइस करना है कि इसको डिपॉजिट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो अब ध्यान करो, डिपॉजिट को लेके क्या रूल था इन केस ऑफ स्टार्टअप कंपनी। तो स्टार्टअप कंपनी में आपने क्या देखा था कि भैया कम से कम 25 लाख रुपए आने चाहिए या 25 लाख से ज्यादा आने चाहिए, नंबर 1। और वो आने चाहिए थ्रू कन्वर्टेबल नोट, कन्वर्टेबल नोट के जरिए आना चाहिए। कन्वर्टेबल नोट का वहां पे क्या था प्रोविजन कि भैया या तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा इक्विटी शेयर्स के अंदर या फिर उसकी रीपेमेंट कर दी जाएगी 5 साल के अंदर अंदर। तो सब तो सही चल रहा था, लेकिन इसके अंदर जो टर्म आया वो आया है 6 years, विच इज रॉन्ग। तो अगर ऐसा होता कि 25 लाख से ज्यादा होता, कन्वर्टेबल नोट होता, कन्वर्टेबल नोट के अकॉर्डिंग इक्विटी शेयर्स में तो कन्वर्ट हो जाएगा या फिर रीपेमेंट हो जाएगी 5 साल के अंदर अंदर, तो हम उसको डिपॉजिट नहीं मानते। लेकिन यहाँ पे पीरियड आ गया 6 years का, इस वजह से इसको क्या मान लिया जाएगा, डिपॉजिट। तो दिस इज दी ऑल अबाउट दिस डिस्कशन। तो आपको यहाँ रेफरेंस देते हुए प्रोविजन लिखोगे, फिर केस स्टडी से रिलेट करोगे, एट द एंड अपना कंक्लूजन बता दोगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट सवाल आता है, पोलस्टार ट्रेडर्स लिमिटेड रिसीव अ लोन ऑफ 30 लाख फ्रॉम रचना हु इज वन ऑफ इट्स डायरेक्टर, एडवाइज वेदर इट इज अ डिपॉजिट और नॉट। तो अब डायरेक्टर से पैसा मिला तो उसको डिपॉजिट मानते तो नहीं मानते। तो आपको पता है कि जब डायरेक्टर से पैसा मिलता है तो क्या कंडीशन है कि डायरेक्टर से जो पैसा मिलेगा, डायरेक्टर ने वो जो पैसा दिया होगा साथ में वो डिक्लेरेशन देगा क्या कि जो हमने ये पैसा दिया है कि कभी से भी उधार लेके नहीं दिया और उसको हम डिपॉजिट नहीं मानते। उसने अगर ये चीज डिक्लेरेशन दे दी कि उसने जो पैसा एज अ डिपॉजिट दिया है कंपनी को, उसको उसने कहीं से भी बोरो करके नहीं दिया हुआ, कोई भी उधार लेके नहीं दिया, तो उस केस में उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी डिक्लेरेशन जो है वो भी दी जाएगी कहां पे, अपने बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। कंपनी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर उसको मेंशन करेगा कि हमें डायरेक्टर से इतना पैसा मिला है। तो ये सारा सिनेरियो अगर है तो उस केस में डायरेक्टर और से रिलेटिव से पैसा मिले तो उसको हम डिपॉजिट नहीं मानते। चलिए, तो ये डायरेक्टर वाला पॉइंट था, इसको आप रिलेट कर लोगे इसके अंदर। अगला जो पॉइंट है वो कहता है, सिटी बेकर्स लिमिटेड फेल टू रीपे डिपॉजिट ऑफ 50 crores एंड इंटरेस्ट ड्यू देयर ऑन। 50 करोड़ पे रिपेमेंट नहीं कर पाया, इंटरेस्ट नहीं दे पाया, इवन आफ्टर द एक्सटेंडेड टाइम ग्रांटेड बाय द ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल ने एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, उसके बाद भी रिपेमेंट नहीं हुई। इज द कंपनी और स्वाति इट्स ऑफिसर इन डिफॉल्ट, एक ऑफिसर इन डिफॉल्ट है जिसका नाम स्वाति है और कंपनी, उनके ऊपर कोई पेनल्टी लगेगी नहीं लगेगी। तो आपको पता है कि जब रिपेमेंट नहीं हो पाती तो क्या होता है, तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगती है। कितनी लगती है, तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी कितना था कि भैया मिनिमम वहां पे कितना लगेगा, जो भी आपका डिपॉजिट होगा उसका ट्वाइस या फिर 1 करोड़, जिसको मैक्सिमम एक्सटेंड कर दिया जा सकता है कितने से, 10 करोड़ रुपए से। ऑफिसर इन डिफॉल्ट की बात करें तो 7 साल की जेल थी और पेनल्टी था 25 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक। तो ये आपका पेनल्टी का प्रोविजन है जिसके अंदर आप इसको बताओगे। फिर बात आती है, श्रीनगर रेडीमेड गारमेंट्स लिमिटेड वांट्स टू एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ 50 लाख फ्रॉम इट्स मेंबर फॉर अ टेन्यूर विच इज लेस देन 6 months। 6 मंथ से कम के पर्पस के लिए करना चाह रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो आपने देखा था कि 6 मंथ का एक जनरल पहले तो प्रोविजन आपको बताना पड़ेगा कि क्या होता है कि 6 मंथ से 36 महीने तक, 6 मंथ 36 मंथ, ये आपका क्राइटेरिया बेसिकली एक्सेप्ट करने का। फिर 6 मंथ से कम को लेके हमारा एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि अगर हमें शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट है तो उस केस में आप 6 मंथ से कम के लिए भी कर सकते हो, लेकिन क्या होना चाहिए आपका, 10% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। एग्रीगेट ऑफ व्हाट, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी पे, इससे ऊपर आपका नहीं होना चाहिए। और नंबर 2 क्या है कि जो उसकी रिपेमेंट होगी वो ऑन और आफ्टर 3 मंथ ही होगी, मतलब 6 मंथ से तो कम चलेगा लेकिन 3 मंथ से कम नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन अगर फुलफिल करेगी तो ऐसा पॉसिबल है। अगला पॉइंट आता है, इज इट इन ऑर्डर फॉर डायमंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड टू एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो आप देखो इसके अंदर क्या बात कर रहा है, डायमंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो आपने देखा था क्या कि कुछ एक्सेप्शन थी, सेक्शन 73(1) आपने पढ़ा था, जिसके अंदर कुछ एग्जेम्प्टेड कंपनीज थी। एग्जेम्प्टेड कंपनीज के अंदर कौन कौन थे, आपकी बैंकिंग कंपनीज थी, हाउसिंग कंपनीज थी और एनबीएफसी थी। तो हाउसिंग कंपनी बेसिकली क्या है, एक तरीके से एग्जेम्प्टेड कंपनी होती है। तो उस केस में आपका 73(1) लगता ही नहीं है, तो वो चाहे तो एक्सेप्ट, रिन्यू वगैरह वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं, जो भी उनका प्रिस्क्राइब मैनर होगा उसके ऊपर ये एक्ट या जो इसके प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होते। तो 73(1) इसके ऊपर लगता ही नहीं है, तो ये भी आपका पॉसिबल है। तो इस तरीके से आपके इसका आंसर है। थर्ड फोर्थ पॉइंट था आपका, ये भी हमने देख लिया। फिफ्थ पॉइंट देख लिया। मैंने आंसर अब पढ़वा नहीं रहा हूं आपको, यहां से आप इसको पढ़ लेना, एज सच मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आता है जो बात करता है, एनुमरेट द अमाउंट्स विच
when received by a company in ordinary course of business are not to be considered deposit। मतलब आपको बताने पड़ेंगे कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर कुछ सिनेरियो थे जिसके अंदर बहुत सारे पैसे आपको रिसीव होते थे जिसको हम डिपॉजिट नहीं मानते थे, उन सबको आपको एनुमरेट करने कहा जा रहा है, मतलब लिस्ट डाउन करके आपको सारी इंफॉर्मेशन बतानी है। तो आपने देखा था क्या 73 के अंदर, सॉरी 73 नहीं, आपका जो अमाउंट नॉट कंसिडर्ड डिपॉजिट वाला एरिया आया था वहां पे हमने कई सारी लिस्ट देखी थी। उस लिस्ट के अंदर एक लिस्ट ऐसी भी थी जिसके अंदर 5-7 कैटेगरी थी जिसके अंदर बताया गया था कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के केस में इनको हम डिपॉजिट नहीं मानते। तो उसके अंदर पहला पॉइंट क्या था आपका कि आपको कोई भी एडवांस मिलता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, जैसे सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं, सर्विसेज करते हैं, तो उसके इसमें नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के केस में आपको कोई भी एडवांस पैसा मिलेगा तो उसको डिपॉजिट नहीं माना जाता, बशर्ते कि जो भी एडवांस मिला है वो आपका एप्रोप्रिएट हो जाना चाहिए, मतलब सेटल डाउन हो जाना चाहिए विद इन 365 डेज। ठीक है, फिर बात किसके अंदर एक्सेप्शन क्या आई थी कि अगर लीगल प्रोसीडिंग का सिनेरियो होगा तो उसके अंदर 365 दिन वाला जो टाइम है वो आपका एप्लीकेबल नहीं होता, उस केस में टाइम आपका ज्यादा भी लग सकता है, तो टाइम लिमिट वहां पे ये वाला एप्लीकेबल नहीं होता। फिर बात आई थी कि कोई एडवांस मिला है इन कनेक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कि इमूवेबल प्रॉपर्टी या तो आप बना रहे हो, सपोज कोई बिल्डिंग बना रहे हो, उसके लिए आपको कोई एडवांस पैसा मिला तो वो भी आपका डिपॉजिट नहीं होता, या फिर अदर किसी भी सेंस में इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपको कोई भी एडवांस रिसीव होता है तो उसको भी हम एडवांस को आपको डिपॉजिट नहीं माना जाता, एज पर वो ऑब्वियसली बात है जो भी आपका एग्रीमेंट या अरेंजमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर बात करते थे सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर द परफॉर्मेंस, कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया उसकी परफॉर्मेंस में कुछ ऊंच नीच ना हो जाए तो उस परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया गया है तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी आप एडवांस नहीं मानते। अगर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स अदर देन पॉइंट नंबर बी में बात आई थी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो कोई मूवेबल कैपिटल गुड्स है जो कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के अंडर है उसको बनाने या उसकी रिगार्डिंग उसकी सर्विस या किसी भी उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी के रिगार्ड में आपको कोई एडवांस मिला तो वो एडवांस भी आपका डिपॉजिट नहीं माना जाता। फिर बात आई थी कि फ्यूचर सर्विसेज है, कोई वारंटी या मेंटेनेंस की सर्विस है, उसके रिगार्डिंग में कोई एडवांस मिला है तो वो एडवांस को लेके क्या रूल था कि वो एडवांस जो है वो कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस या फिर 5 ईयर्स विच एवर इज लोअर के अकॉर्डिंग होगा तो चल जाएगा, लेकिन उसके अलावा नहीं होना चाहिए, तो उसको भी हम डिपॉजिट नहीं मानते थे। फिर बात आई थी कि कोई भी सेक्टोरल रेगुलेटर है जो कि इन डायरेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उसने कोई एडवांस दिया है कंपनी को तो वो पैसे भी जो हमें मिलेंगे उस सेक्टोरल रेगुलेटर का एग्जांपल में आप कुछ भी ले सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी का रेगुलेटर ले सकते हो, इंश्योरेंस रेगुलेटर ले सकते हो, टेलीकॉम रेगुलेटरी ले सकते हो, तो इस टाइप की कोई भी रेगुलेटरी से कोई एडवांस हमें रिसीव हुआ इन डायरेक्शन में स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट तो वो एडवांस भी जो हमें मिला है वो भी डिपॉजिट नहीं माना जाता। फिर बात आती है कि सब्सक्रिप्शन टुवर्ड पब्लिकेशन, मतलब कोई भी सपोज न्यूज़पेपर मैगजीन को इस टाइप की सब्सक्रिप्शन आपने हायर किया उसके लिए कोई एडवांस पे किया गया तो कंपनी को जिसको वो एडवांस मिला है वो एडवांस भी आपका डिपॉजिट नहीं माना जाता। फिर ये चीज आई थी कि ए बी और डी जो क्लॉज आपने ऊपर देखे 3 पॉइंट देखे, 3 पॉइंट में क्या था, ए आपका नॉर्मल सेल और सर्विसेज की बात कर रहा था, बी आपका इमूवेबल की बात कर रहा था, डी जो थी वो अदर देन इमूवेबल की कैपिटल गुड्स लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की बात कर रहा था। इन तीनों सिनेरियो में अगर आपका जो अमाउंट है वो रिफंडेबल हो जाता है और रिफंडेबल होने का रीजन जो है वो ये है कि आपके पास परमिशन नहीं थी उस एडवांस को लेने की या कोई अप्रूवल नहीं था उस एडवांस को लेने के लिए, तो उस केस में वो जितना भी एडवांस आपके पास था उन सबको क्या मान लिया जाएगा, डिपॉजिट। लेकिन फिर कंडीशन क्या है कि डिपॉजिट कब माना जाएगा, जब वो अमाउंट हमारा रिफंड के लिए ड्यू हुआ और उसके 15 दिन एक्सपायर हो गए, मतलब 15 दिन बीत गए ड्यू होने के बाद तो उसके बाद से उसको डिपॉजिट माना जाएगा। सपोज करो आपने रीपेमेंट कर दिया विद इन 15 डेज तो डिपॉजिट का सवाल नहीं उठता। अगला और लास्ट सवाल आपके पास आता है, एबीसी लिमिटेड हैविंग अ नेट वर्थ ऑफ ₹120 करोड़ वांट टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। 120 करोड़ का इनका नेटवर्थ है, लिमिटेड कंपनी है तो 120 करोड़ का नेटवर्थ, आपको ध्यान करो क्या एलिजिबल कंपनी है या नहीं है, तो ये एलिजिबल कंपनी है। आपको नेटवर्थ के लिए कितना चाहिए था 100 करोड़, यहाँ पे कितना है 120 करोड़, तो आराम से एलिजिबल कंपनी हो जाएगी। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैव अप्रोच्ड यू टू एडवाइज देम एज व्हाट स्पेशल केयर हैज टू बी टेकन व्हाइल एक्सेप्टिंग सच डिपॉजिट फ्रॉम दी मेंबर्स से लेने के लिए उनको क्या स्पेशल केयर रखनी है इन केस ऑफ द कंपनीज फॉल विद इन द कैटेगरी ऑफ एन एलिजिबल कंपनी। तो आपको पहले एलिजिबल कंपनी के पूरे प्रोविजन बताने पड़ेंगे, उसके हिसाब से आपको बताना पड़ेगा कि जो एबीसी लिमिटेड है वो भी एलिजिबल कंपनी है। अब एलिजिबल कंपनी मेंबर से ले रही है तो आपको मेंबर से लेने के लिए क्या रूल था, तो आपने देखा था कि अदर देन एलिजिबल कंपनी होगी तो मेंबर से कितना ले सकती है वो 35%, लेकिन एलिजिबल कंपनी के लिए क्या था, मेंबर से कितना ले सकती है वो सिर्फ और सिर्फ 10%। तो उनको ये ध्यान में रखना है कि भैया जो उनका डिपॉजिट वो एक्सेप्ट कर रही है वो 10% से बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो बस ये इसका आंसर है बेसिकली। एलिजिबल कंपनी का प्रोविजन आपको पहले कोट कर देना है, फिर आपको बता देना है कि भैया यहाँ पे अगर 181C का प्रोविजन भी आ जाएगा कि भैया उसके अगर अंदर होगा तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, आपको रेजोल्यूशन से भी काम चल जाएगा। और फिर बात करनी है आपको 10% वाली कि भैया पुरानी आउटस्टैंडिंग को लगाते हुए भी आपको देखना पड़ेगा कि 10% के पेमेंट वो ना चला जाए आपका टोटल डिपॉजिट का अमाउंट, एंड दैट्स इट। ठीक है, चलिए तो ये थी आपके चैप्टर 5 से रिलेटेड सारी बातें, हमने इसके अंदर सारे प्रोविजंस देख लिए, एमसीक्यू देख लिया एंड लास्टली केस स्टडी देख लिया। अब नई सिरे से शुरुआत होगी आपके चैप्टर नंबर 6 की। चलिए तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।